हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी यूपीएससी की। अभी सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने में। तो हमारे ये डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम द हिंदू की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज होती है उनको हम अच्छे से कवर करते हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज। और इसमें जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं ये होते हैं पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री और कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इसके साथ जियोग्राफी। तो ये किसी भी एग्जाम के लिए काफी मेजर सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो आज हम 6 जनवरी 2026 की ट्यूसडे की इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का क्वेश्चन क्या था? अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 विच अथॉरिटी मस्ट असाइन अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन टू अ ट्रांस पर्सन, यानी कि ट्रांस पर्सन को कौन सी अथॉरिटी जो वो सर्टिफिकेट देती है। तो इसका जो बिल्कुल ऑप्शन है, यानी कि सही ऑप्शन है, ये है सी ऑप्शन। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो ये सर्टिफिकेट जारी करता है। अब चलते हैं हमारी आज की पहली न्यूज। पहली न्यूज क्या है? ट्रंप असर्ट्स इंडिया कट इंपोर्ट ऑफ रशियन क्रूड टू प्लीज हिम। यानी कि ट्रंप का दावा क्या है कि भारत ने उन्हें खुश करने के लिए रूसी कच्चे तेल का आयात जो है वो कम किया है। तो ये ट्रंप कहते हैं। यहाँ पर आप उनका पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट देख सकते हैं। ही यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यू आई वॉज अनहैप्पी एंड इट वॉज इम्पोर्ट टू मेक मी हैप्पी। They do trade and we can raise tariffs on them very quickly and it would be bad for them। उन्होंने कहा कि अगर वो ट्रेड करते हैं तो हम जो अपने टैरिफ है वो और ज्यादा बढ़ा देंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि खतरा होगा या फिर उनके लिए बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने एक तरह से स्टेटमेंट के साथ धमकी देने की कोशिश की है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा अभी ये जो न्यूज आई है तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ट्रंप का ये दावा है कि भारत ने जो है उन्हें खुश करने के लिए अपना जो रूस से आयात वो कम किया है और इसे अपने पक्ष में दिखाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि ट्रंप जो है वो लगातार कैसे भारत का रूस के साथ व्यापार को लेकर हमेशा ही इस मुद्दे को उठाते हैं। यानी कि एक तरह से हम देखें तो यहाँ पर साफ हमें पता चलता है कि ट्रंप ये नहीं चाहते कि जो भारत है वो रशिया के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करे, क्योंकि मेनली हम जो उनके रशिया के साथ व्यापार करते वो हमारा तेल का व्यापार ही रहता है। तो इसी चीज को लेकर जो है ट्रंप जो है अनहैप्पी है और वो हमेशा भारत से यही कहते हैं। या फिर हम पीएम मोदी जी की बात करें जिन्हें वो अपना बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा दोस्त मानते हैं, उन्हें अपनी दोस्ती के नाते कहते हैं कि ये हमें मतलब कि इस तरह के जो है वो हमारी बातों को फॉलो करें। तो अब देखिए यहाँ पर सवाल उठता है क्या सच में जो है आयात कम हुआ है या नहीं। अगर हम डेटा की बात करें तो 2015 से 25 के बीच, यहाँ पर है 2015 से 25 के बीच अगर हम ट्रेड देखें तो भारत के जो रूस से तेल आयात है उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन इसके अलावा और क्या बताया जाता है कि पूरी तरह से जो है ट्रेड बंद नहीं किया, हालांकि थोड़ी कमी इसमें देखी गई है 2015 से 25 के बीच ही। तो और ये जो है ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये भारत ने जो है अभी कम किया है, मतलब ये जो ट्रेड रूस के साथ, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें धमकी दी थी टैरिफ की। तो इसी तरह मतलब कि ये जो ट्रंप है अपनी मन मर्जी, अपने जो भी इनके मन में आता है वो हमेशा अपना स्टेटमेंट अलग से देते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हालांकि ये किसी भी कंट्री को इतना मतलब उसकी जो स्वायत्तता उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं कि जो स्वतंत्र राष्ट्र उसको कैसे दबाया जा सके। तो इसी तरह अगर हम थोड़ा ओवरऑल देखें तो 2015 से 25 के बीच ही ये पूरा ओवरऑल जो है ट्रेड कम हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से जो है हमने पूरी तरह से बंद कर दिया रशिया से ऑयल खरीदना, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। बाकी आने वाले समय में देख लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। हालांकि अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हम रशिया के साथ अपना जो ऑयल है, ऑयल ट्रेड उसको बंद कर देते हैं तो क्या होगा। एक तो हमारी जो है रशिया के साथ दोस्ती है वो खतरे में आ जाएगी। हालांकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो रशिया था वो ही भारत के साथ खड़ा था। आपने देखा होगा जब 1971 में, 1971 में जब भारत और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उस समय पर भी जो था सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, यानी कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। तो उस समय पर भी हम देखते हैं कि जो अमेरिका यानी कि यूएसए था उसने डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और इसके साथ इंडिया जो था वो बांग्लादेश की तरफ था, क्योंकि हम बांग्लादेश को
आजाद कराना चाहते थे। हालांकि आज बांग्लादेश जो है वो हमारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन फिर भी उस समय पर हमने बांग्लादेश का साथ दिया था। और इधर यूएसएसआर यानी कि जो रशिया है, रशिया भी जो है वो भारत का, यानी कि रशिया ने उस समय पर भारत का साथ दिया। अगर हम देखें तो भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो कोई 1-2 सालों की या कुछ सालों की नहीं, बल्कि काफी पुरानी है, यानी कि बहुत गहरी और पुरानी दोस्ती हम मान सकते हैं। हालांकि यूएस के साथ हमारे जो भारत के रिलेशन है उसमें काफी उतार चढ़ाव आते गए। शुरुआत में जो हमारे, जब भारत आजाद हुआ था उस समय पर ठीक ठाक थे संबंध, उसके बाद कुछ समय के लिए संबंध अच्छे हुए, लेकिन 1974 में जो संबंध हमारे थोड़े और अच्छे होने शुरू हुए। लेकिन इसके बाद जो है 1974 के बाद एक ऐसा दौर आता है जब जो भारत, उस समय पर जो बाइडेन की सरकार थी अमेरिका में, यूएसए में, तो उस समय पर जो है उन्होंने भारत में आने से मना कर दिया था यूएस ने। यानी कि उस समय पर इतने संबंध बिगड़ चुके थे कि वहां के जो प्रेसिडेंट है वो भारत में नहीं आना चाहते थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे बहाने दिए कि उन्होंने ये मतलब इस समिट पे जाना, उनकी मीटिंग्स हैं, उनके इलेक्शन, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं उस समय पर जो बाइडेन के, तो उन्होंने फिर भी भारत में आने से मना कर दिया था। लेकिन अब जब से ये जो मोदी जी बने हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा हम अगर देखें तो 2014 से पहले, हाँ 2010-12 के बीच जो है थोड़े संबंध हमारे अच्छे हुए यूएस के साथ। तो अब जो है अगर हम पूरी ओवरऑल हिस्ट्री में देखें, संबंधों के बारे में, रिलेशंस के बारे में देखें, तो हमारे रशिया के साथ हमेशा ही हमारे रिलेशन अच्छे रहे, क्योंकि रशिया ने एक तरह से, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से भारत का सपोर्टर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहां पर चाइना नहीं होता वहां पर जो रशिया है वो इंडिया को ही सपोर्ट करता है। और इंडिया ने भी कभी, और ना ही रशिया ने कभी भारत के इंटरनल मामलों में दखल देने की कोशिश की, और ना ही कभी देखा जाए तो रशिया के साथ मतलब कि हमारी इतनी ज्यादा बिगड़ी, ना ही हमने कभी रशिया यूक्रेन युद्ध पर कोई भी टिप्पणी की, ना ही कभी किसी बात को यानी कि उन पर प्रेशर डाला। तो अब जो है आपने देखा होगा पीछे 2025 की बात है, जब ट्रंप ने भारत को ये कहा था कि आप जो है, यानी कि वो भारत में उन्होंने कहा था कि आप रशिया से ये कहो कि यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कर दें। यानी कि एक तरह से भारत को ये कहा गया कि आप रशिया पर दबाव बनाएं। भाई हम क्यों दबाव बनाएं, जब वो देश, जब हमारा कोई मित्र है, यानी कि जब हमारा कोई मित्र हम पर दबाव नहीं बना रहा तो हम कैसे दबाव बना दें। अगर हम कोई प्रेशर उस पर डालते हैं तो इट मीन्स कि हम अपने रिलेशन खुद ही खराब कर रहे हैं। तो इसी तरह जो ट्रंप है, लगातार इनकी रणनीतियां ऐसी रही हैं जब से ये सत्ता में आए हैं, यानी कि 2025 से, जब से भी ये मतलब कि इन्होंने अपनी जो ये प्रेसिडेंट की पद संभाला है, तब से ही लेकर इनको भारत जो है इनकी आंखों में एक तरह से खटकने लगा है कि भारत के इतने अच्छे रिलेशन बाकी देशों के साथ कैसे है, भारत की जो विदेश नीति इतनी अच्छी किस तरह से चल रही है। तो इसी पर जो है ये अपनी मर्जी से कोई ना कोई बयान देते रहते हैं, ताकि जो भारत है उनके लोगों को, यानी कि भारतीय जो लोग हैं उनके मन में एक तरह से ये बिठा दिया जाए कि जो रशिया, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते, या फिर रशिया के साथ हम अपने संबंधों को खत्म कर दें। इसी के चलते इन्होंने टैरिफ भी लगाया है भारत पर। भारत पर इन्होंने 2 बार टैरिफ लगाया, एक बार लगाया 50%, तो दूसरी बार फिर एक बार इन्होंने पहली बार 25% लगाया, उसमें फिर 25% ऐड किया, क्योंकि हम रशिया के साथ व्यापार करते हैं। ये ने हमें पेनल्टी लगाई थी, एक तरह से हमें जुर्माना लगा दिया था कि आप जो अगर रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको 25% जो है टैरिफ और देना पड़ेगा। यानी कि भारतीय वस्तुओं पर अब 50% टैरिफ लगता है, जिसके कारण भारत की जो वस्तुएं यूएसए में जाती हैं तो उसमें वहां पर जाते जाते काफी महंगी हो जाती है। वहां की कंपनी इतनी महंगी वस्तुएं खरीद कर जो है वहां के नागरिक भी इतनी महंगी वस्तुएं नहीं खरीदना चाहते। यानी कि हर कोई चाहता है कि हम अपने बजट में रहकर ये सब कुछ अफोर्ड करें। हालांकि हर व्यक्ति इतनी मतलब महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। वहां भी आम जनता, जैसे इंडिया में आम जनता है, बाकी देशों में भी आम जनता भी रहती है, मतलब जिनका जो है एक तरह से मिडिल क्लास के लोग हम कह सकते हैं। तो इसी तरह जो एक तरह से ये पूरी तरह से एजेंडा था ट्रंप का कि भारत की जो वस्तुएं हैं वो यूएसए में उनका व्यापार ना हो। और उनको ये लगता, ट्रंप को ये लगा कि अगर भारत जो है उसका यूएसए के में मतलब कि उनके जो प्रोडक्ट नहीं जाएंगे तो इट मीन्स कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो खराब हो जाएगी, और जब अर्थव्यवस्था खराब होगी तो वो रशिया के साथ जो है अपने रिलेशन खत्म कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या किया, भारत एक बहुत ही कूटनीति के साथ चला है। भारत ने क्या किया, अपने बाकी बाजार विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। हमारे जो है हमने और भी, यानी कि भारत ने अपनी विदेश नीति के चलते बाजार जो विकल्प है वो लेने शुरू कर दिए। हालांकि हम सिर्फ यूएसए पर डिपेंड नहीं रहते। अब जो भारत आप देखते होंगे
भारत जो है वो अपनी स्वदेशी नीति का जो है उसको अपनाना चाहता है। यानी कि स्वदेशी नीति क्या है? यानी कि भारत में हर चीज जो है वो भारत में इंडिजेनियसली जो है मैन्युफैक्चर की जाए, कहीं भी से भी किसी और कंट्री पर डिपेंड ना रहना पड़े, स्पेशली यूएसए जैसी कंट्री पर। क्योंकि अब देखिए यूएसए में मतलब एक तरह से ऐसी कंट्री है कि उसमें आज मान लीजिए कि ट्रंप की सत्ता है, ट्रंप की सरकार है, लेकिन आने वाले समय पर पता नहीं कि किसकी सरकार होगी। वो सरकार ट्रंप की नीतियों को फॉलो करेगी नहीं करेगी, ये कुछ भी हम गारंटी नहीं ले सकते। इसी तरह ही एक पाकिस्तान कंट्री भी है हमारी पड़ोसी, हालांकि उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन वहां पर भी इस समय ऐसा हाल हो चुका है, वहां पर पता ही नहीं होगा कि किसकी सरकार चल रही है। वहां पर कभी कौन बैठ जाता है, कभी कौन। अब ये नहीं ना पता भी कल को कोई आतंकवादी आकर सत्ता में आ जाए और वो अपने कुछ और ही एक तरह से अपना कुछ और ही एजेंडा बनाई रखे या फिर अपनी कुछ और ही पॉलिसी लेकर आए। तो इसी तरह हम इन देशों पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी लगातार ये जो ट्रंप और मोदी एक दूसरे को सच्चे दोस्त बताते हैं। हालांकि ये दोस्ती ऐसी दोस्ती कभी नहीं होती, आप भी जानते हैं दोस्ती किस प्रकार की होती है। चलो फिर भी हम मतलब ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो किसी भी देश के साथ इतनी गहरी दोस्ती किसी की भी नहीं होगी। हालांकि अगर अगर हम देखें ना, चाइना और रशिया, उनका रुख एक ही है दोनों का, चाइना और रशिया का। यानी कि दोनों ही यूएसए के कंपटीटर हैं और यूएसए के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें ना इनके बीच बहुत ही गहरी दोस्ती, तो ये चीज भी गलत होगी। इतनी गहरी दोस्ती नहीं है। हर कोई देश है वो अपने हितों को ही प्रायोरिटी देता है, यानी कि सबसे पहले प्राथमिकता खुद को ही दी जाती है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है? पुलिस इन स्टेट्स स्टेप अप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। यानी कि पुलिस जो है उन्होंने क्या कहा कि राज्यों में अब जो है पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी लगातार बढ़ा दी है। तो ये कुछ डेटा सामने आया है। एक्सपेंडिंग सर्विलियंस, देयर वर 262 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स अक्रॉस 28 स्टेट्स। यानी कि 28 राज्यों में 262 जो है ऐसे सेल बनाए जा चुके जो कि सोशल मीडिया को मॉनिटर करेंगे। और 8 यूनियन टेरिटरी है 1 जनवरी 2020 से लेकर, और द नंबर रोज टू 365 ऑन जनवरी 1 2024। यानी कि 2024 में 1 जनवरी से ये जो पूरे मॉनिटरिंग सेल है ये 365 हो चुके हैं। यानी कि 365 तक इनकी संख्या जो है बढ़ा दी गई है सेल्स की। उद्देश्य क्या है? यानी कि ये मॉनिटरिंग सेल क्यों बनाए जा रहे हैं? तो इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था को बनाकर रखना, इसके अलावा अफवाहों को रोकना, यानी कि जो फेक न्यूज होती हैं उनका पता लगाना या फिर उनको रोकना, यानी कि लोगों के मन में कोई भी गलत फहमी ना रहे। अपराधों पर समय रहते कार्रवाई करना, यानी कि एक्शन लेना जितने भी अपराध होते हैं किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में। तो ये इसका मेन मोटिव रखा गया इन सेल्स का, ये जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स है, कहाँ पर है? बिहार में है 52 सेल जो है ये बिहार में बनाए गए। महाराष्ट्र में 50 है, इसके बाद पंजाब में आते हैं 48, फिर वेस्ट बंगाल में 38, असम में 37। यानी कि इन 5 स्टेट्स हैं ये टॉप पर रही हैं। इसमें जो बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम। इसके अलावा हो क्या रहा है अगर हम देखें तो जो पुलिस, इसके अलावा पुलिस क्या कर रही है? जो फेसबुक जैसे हमारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, फेसबुक, इसके साथ ट्विटर यानी कि अब उसका नाम बदलकर जो एक्स रखा गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर पूरी तरह से जो है एक्टिव रहकर, यानी कि उस पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। आपत्तिजनक जितनी भी पोस्ट होती है या फिर भड़काऊ भाषण किसी का या फेक न्यूज, इसके अलावा जो तनाव यानी कि नफरत फैलाने वाली जितनी भी वीडियोस न्यूज है, यानी कि सांप्रदायिक तनाव जिसमें फैलाने वाली जो सामग्री होती है, कंटेंट होता है, उस पर फोकस रखा जा रहा है। कई राज्यों में इसके लिए विशेष सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई हैं। इसके अलावा पुलिस का उद्देश्य क्या? कानून व्यवस्था को बनाकर रखना, इसके साथ ही साइबर अपराधों को भी रोकना। यानी कि साइबर अपराधों की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी तरह इन सभी चीजों को रोकने के लिए ऐसे निगरानी की जा रही है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि मतलब आप सोच रहे होंगे कि अब निगरानी कैसे किस प्रकार से रखी जा रही है। अब देखिए कैसे, सबसे पहले तो एआई टूल्स और डेटा एनालिटिक्स का यूज करके, यानी कि एआई टूल्स, आपको पता है कि हमारे फोन में एआई टूल्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा कीवर्ड, मतलब क्या क्या आप कीवर्ड्स यूज करते हैं। उसके अलावा हैशटैग, मतलब किस लोगों ने मतलब कौन से एरिया में कौन से हैशटैग यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, इन सभी चीजों पर निगरानी है। जरूरत पड़ने पर आईटी एक्ट जो है, आईपीसी, इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस,
उसकी धारा धारा में यानी कि कार्यवाही भी की जा सकती है अगर किसी व्यक्ति को ऐसा संदिग्ध पाया जाता है। इसके अलावा कानूनी आधार देखें तो आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 में लाया गया था। और भारतीय न्याय संहिता, हमें पता ही है भारत में जो लोग हैं उनको न्याय देने के लिए एक तरह से संहिता बनाई गई है। इसके अलावा राज्य पुलिस अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े प्रावधान, तो ये सब कानूनी आधार पर जो है निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा चिंता और आलोचना क्या है, यानी कि इसमें आलोचना क्या की जाती है, चिंता किस चीज को लेकर है, प्राइवेसी को लेकर। यानी कि लोग ये कहते हैं कि जो हम पर निगरानी रखी जा रही है हमारे फोन में या फिर हमारे पर्सनल जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं जो भी है उन पर, तो इसका मतलब यह है कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 पर असर, यानी कि ये कह रहे हैं कि अब जो हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है कि आप आर्टिकल 19 का यूज करके आप कुछ भी अपने मन में जो विचार आते हैं आप सबके सामने रख सकते हैं। तो इस चीज को जो है उल्लंघन, यानी कि इस चीज का उल्लंघन किया जा रहा है। इस आर्टिकल को यूज करने के लिए लोगों को जो है उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यानी कि अब जो लोग हैं उनको सोच समझकर बोलना पड़ेगा। इसके अलावा स्पष्ट गाइडलाइंस, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की हमें कमी काफी देखने को मिलती है। इतने साल होने के बावजूद हमें सोशल मीडिया पर इतना कंटेंट मिल जाएगा जिससे लोगों के मन में नफरत फैलती है। इतनी भड़काऊ भाषण, इतनी फेक न्यूज देखने को मिलेगी, मतलब हर एक चीज की हद हो चुकी है। मतलब यहाँ पर कुछ भी लेकर, एक तो संप्रदाय के नाम पर भारत में इतने ज्यादा दंगे देखे जा रहे हैं, शायद उतना हमें नहीं लगता कि उस समय पर, आजादी के समय पर भी इतना लोगों ने किया होगा जितने आज के समय पर हमें सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। यानी कि आपने देखा ही होगा जो अभी हाल ही में 2-3 जगह की न्यूज आई है, घटनाएं वहां पर देखी हैं। एक तरह से पर्टिकुलर धर्म के नाम पर या फिर धर्म को लेकर लोगों के मन में कितनी नफरत है, किस तरह से उन्होंने लोगों को मारने तक की यानी कि हद कर दी है। लोगों को मारा जा रहा है इस वजह से कि आप इस धर्म से बिलोंग करते हो। अब देखिए ऐसे इस कदर लोगों के मन में जो कूड़ा भर चुका है, तो अब उसको कैसे निकाला जा सकता है। अब इसके लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे छोटे छोटे एक्ट से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ये एक्ट हमें और भी बहुत सारी चीजें हमें संविधान में मिली हैं, लेकिन फिर भी उन चीजों को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या, अब देखिए, कोस्ट गार्ड एड्स पोल्यूशन कंट्रोल वेसल टू इट्स फ्लीट। जो हमारा तट रक्षक बल है उसने अपने बेड़े में प्रदूषण नियंत्रण पोत को शामिल कर लिया, यानी कि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए एक वेसल शामिल की गई है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने एक बेड़े में नया प्रदूषण नियंत्रण पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल पीसीवी को शामिल किया गया है। ये जो कदम है भारत की समुद्री पर्यावरण सुरक्षा को लेकर लिया गया है। इसके अलावा जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तेल, रासायनिक प्रदूषण से निपटने के लिए ये चीजें ऐड की गई, यानी कि वेसल। इसके अलावा ये जो है मतलब इसको स्पेशली डिजाइन किया गया पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा समुद्र में जो ऑयल स्पिल होता है, यानी कि तेल का कई बार क्या होता है, रिसाव हो जाता है, मतलब तेल वगैरह समुद्र में कई बार मिल जाता है, उसको नियंत्रित करना और उसको साफ करते हैं ये जो वेसल्स होते हैं। इसके अलावा रासायनिक प्रदूषण की स्थिति में एकदम से यानी कि जो त्वरित कार्यवाही यानी कि इमीडिएट कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा मैरीन इकोसिस्टम को होने वाला जो नुकसान है, नुकसान को कम किया जाता है जो हमारा पूरा मैरीन इकोसिस्टम को हो रहा है। इसके अलावा इस पोत की मुख्य विशेषताएं क्या है, सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी, तेल रिसाव को रोकना। मतलब मान लीजिए अगर कई बार तेल जो है गिर जाता है समुद्र में, क्योंकि हम जो तेल का व्यापार, हम ऑलमोस्ट सभी व्यापार जो वो समुद्र के रास्ते करते हैं। इसी तरह हम जो सबसे ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो वो जब अगर मान लीजिए समुद्र में गिर गया तो वहां समुद्र के जितना भी इकोसिस्टम उसमें प्रदूषण फैल सकता है, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनको हानि हो सकती है, उनको यानी कि नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से तेल रिसाव को रोक लेना और इसको एकत्र करने की प्रणाली है। मान लीजिए कि तेल कहीं समुद्र में जो है गिर जाता है, अब देखिए वो एक जगह तो गिरेगा नहीं, वो ऐसे फैल जाएगा, फिर उस तेल को इकट्ठा किया जा सकता है इस वेसल के जरिए, यानी कि इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई है। इसके अलावा रिकवरी सिस्टम की क्षमता, समुद्र की सतह से जो भी तेल और रसायन है उसको सोख लेने की क्षमता रहती है। फायर फाइटिंग सिस्टम, यानी कि समुद्री आग कई बार लग जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारी हमें मतलब ऐसी न्यूज देखने को मिलती है कि कौन से ऐसे कोस्ट पर जो है ऑयल की वजह से आग लग गई, भारी वहां पर धमाके हुए, ऐसा कुछ। तो इन सभी चीज को निपटने के लिए वेसल तैयार की गई। इसके अलावा डिस्पर्सेंट स्प्रे सिस्टम, यानी कि तेल को फैलाकर उसके प्रभाव को कम करना।
आधुनिक नेविगेशन संचार उपकरण, तो ये सब इसकी जो है वेसल की विशेषताएं हैं पीसीबी की। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, भारत का जो समुद्री तट है करीब 7500 किलोमीटर तक लंबा है, हालांकि 7516 किलोमीटर कहा जाता है, करीब इतना ही रहता है किलोमीटर तक लंबाई है भारतीय जो समुद्री तट उसकी। तेल और गैस का भारी समुद्री परिवहन करते हैं, यानी कि हम तेल और गैस का जो है बहुत ज्यादा हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं समुद्र के रास्ते। जितनी भी समुद्री दुर्घटनाएं उनसे जो पर्यावरण, मछुआरों की जो आजीविका होती है उस पर खतरा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय दायित्व क्या है, मारपोल, मारपोल कन्वेंशन वगैरह जो होते रहते हैं, यानी कि मैरीन जो हमारा पूरा मतलब मैरीन सिस्टम है या फिर मैरीन इकोलॉजी, उसको चुनौतियों से बचाने के लिए या फिर उसको एक तरह से बिल्कुल प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक ऐसे तरह से मारपोल जो है एक समिट की तरह कन्वेंशन होते हैं। इसके अलावा यूएन क्लॉज, समुद्री पर्यावरण संरक्षण। तो ये जो पोत है भारत की इन सभी जिम्मेदारियों को जो है निभाने की क्षमता देता है, ठीक है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं मतलब कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें आत्मनिर्भर भारत से भी जुड़ा हुआ, जैसे कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसमें जो भारत में घरेलू शिपयार्ड या फिर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके अलावा अगर हम यूपीएससी के इम्पोर्टेंट देखें कहाँ पर है, तो ये जीएस जो हमारा GS3 एग्जाम है जिसमें हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी आती है, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण का संरक्षण, उसके साथ ही जो समुद्री सुरक्षा है, इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखा जाता है, यानी कि इन सभी टॉपिक से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा ये नेक्स्ट एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल हमारा बात करता है भारत और जो अमेरिका उसके संबंधों के बारे में, कि उनके संबंधों का मार्ग एक आखिर कैसा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए ये इसका हेडलाइन देखिए क्या है एडिटोरियल का, द पैरेलल ट्रैक दैट कीप्स यूएस इंडिया टाइज गोइंग, यानी कि वह समांतर मार्ग जो अमेरिका और भारत के रिश्तों को, जो संबंधों को निरंतर बनाकर रखता है। एक तरह से पैरेलल ट्रैक की बात की जा रही है यहाँ इसमें। तो इस एडिटोरियल में सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि 2025 में जो राजनीतिक तनाव और भारत के द्वारा जितने भी क्वाड लीडर समिट हुए थे उनके मतलब उनके जो स्थगन के बावजूद, यानी कि उनको एक तरह से होस्टेड किए गए थे इंडिया में, उसके बावजूद जो है यहाँ भारत और यूएसए की सहयोग की जितनी भी व्यवस्था वो काफी मजबूत बनी हुई है। हालांकि भारत और ये जो, हाँ, भारत, एक मिनट है, इसको थोड़ा बारीक कर लेते हैं, हाँ, वेट, भारत और जो यूएसए है उनके बीच काफी ज्यादा तनाव भी है, लेकिन फिर भी इनके बीच जो सहयोग है एक मिलकर मतलब एक साथ मिलकर कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी समिट को होस्ट करना वो अभी भी वैसे ही मतलब काफी मजबूती से बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये एडिटोरियल में क्या कहते हैं कि राजनीतिक स्थिरता कम प्रतीत होती है, विशेष रूप से अमेरिका के द्वारा जो भारत पर व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगाए गए। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ उसके जो संबंध लगातार अमेरिका के बढ़ते जा रहे हैं, तो इस चीज को लेकर क्या है लगातार जो है मतलब कि राजनीतिक स्थिरता जो है वो कम है दोनों देशों में। इसके अलावा भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं वो क्या कहते हैं, भारतीय नौसेना की जो प्रमुख की मतलब नौसेना प्रमुख की जो अमेरिका यात्रा है, इसी संदर्भ में उसको देख सकते हैं कि जो भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं, इंडियन नेवी चीफ, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने यूएस की जो यात्रा की है वो इसी संदर्भ में। क्वाड नेताओं का जो शिखर सम्मेलन हुआ था और नई दिल्ली में बैठक होनी थी, अधिकारियों की तरफ से अस्पष्ट संचार के कारण वो सतर्क हो गया था, क्योंकि उनमें आप इतना ज्यादा ऑफिशियल्स में जो भी है उतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। इसके अलावा भारतीय वस्तुओं पर जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए गए उसमें बदलाव, और नई दिल्ली के द्वारा अमेरिका और चीन के बीच जो G2 ग्रुप ऑफ 2 जो है एक G2 जो है एक यहाँ पर समिट, हाँ,
तो G2 के चलते जो है मतलब मेल मिलाप के कारण इनकी जितनी भी राजनीतिक धारणा बनी हुई थी इन दोनों देशों की, या जितने भी हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें जो बदलाव किए गए वो हमें साफ दिखाई देते हैं। इसके अलावा 2025 में अमेरिका के जो भारत के मतलब अमेरिका में जो भारत का निर्यात होता था उसमें गिरावट देखी गई। तो इसी तरह अमेरिका और जो भारत है उनके आयात निर्यात यानी कि ट्रेड में हम लगातार जो है गिरावट, और कई बार गिरावट हो जाती, कई बार बढ़ने लगता है। तो इन सभी चीज से आर्थिक तनाव लगातार बना हुआ है, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारे जो आर्थिक तनाव है दोनों देशों के बीच वो अभी भी वैसे ही बरकरार है। इसके अलावा यहाँ पर जुलाई 2025 में एक क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स का एक मीटिंग हुई थी। हाँ, जुलाई 2025 में। तो उनके उस समय पर वॉशिंगटन में ये हुई थी बैठक विदेश मंत्रियों की। तो इसमें जो समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रांसनेशनल जो थ्रेट्स हैं, इसके इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्रिटिकल और टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स पर, इन सभी पर बातचीत की गई थी। इसमें कुछ नई पहल यानी कि नए जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन चीजों को यानी कि यहाँ पर जो है ओपन किया गया, यानी कि उनको एक तरह से रिवील किया गया कि कौन सी नए नए इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम रक्षा के क्षेत्र में देखें, अब देखिए दिसंबर 2025 में थर्ड मीटिंग हुई थी। ये जो तीसरी बैठक हुई थी क्वाड की, मतलब एक्टिविटी को दर्शाती है कि क्वाड जो लगातार संगठन ये बनाया गया क्वाड। अब देखिए क्वाड क्या होता है। क्वाड में जो है अमेरिका यानी कि यूएस, जापान, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चार देशों का एक समूह है कि चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ये क्वाड बनाया गया था एक संगठन। तो इसकी लगातार तीसरी मीटिंग जो है वो दिसंबर 2025 में हुई है। तो इसी तरह ये इससे पता चलता है कि क्वाड जैसे संगठन अभी भी काम कर रहे हैं, यानी कि ये एक तरह से अपने जो जिम्मेदारी, अपनी जितना भी इन्होंने एक तरह से टारगेट रखे उनको पूरा करना चाहते हैं। तो इस चीज से हम ये इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा रक्षा सहयोग की बात करें तो रक्षा सहयोग जो है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। 2006 के जो भारत अमेरिका का नागरिक परमाणु समझौता हुआ था 2008 में हुआ था। इंडिया और यूएस का जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। इसके अलावा डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हुए थे, हैव स्टेडली डिपेंडेंट, यानी कि ये लगातार समझौते गए, मजबूत होते गए। 2025 में जो है एक नया चैप्टर ओपन होता है, मतलब एक नया चैप्टर की तरह इनके बीच समझौता होता है, रक्षा समझौते पर साइन वगैरह होते हैं। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी जितने भी यहाँ पर ऑयल्ड बाय डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, यानी कि जो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट है उस पर भी यहाँ पर मतलब इस एडिटोरियल में बातचीत की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया और यूएस की जो डिफेंस एसोलेशन इकोसिस्टम है, इंडस एक्ट एंड फाउंडेशन डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है साइन अभी, जो LEMOA, ये एक तरह से 2016 में डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन किया गया। अगर हम ओवरऑल इस पूरे एडिटोरियल में देखें तो यहाँ पर भारत और जो अमेरिका उसके जितने भी समझौते हैं उनकी बातचीत की गई। इसमें अलग अलग तरह से कौन कौन सी, कैसे नासा एंड जो इसरो है वो दोनों मिलकर जो अपना एक तरह से कोई भी प्रोजेक्ट है वो चलते हैं उन पर किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सभी बातचीत इसमें की गई है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि 2026 में अगर हम देखें तो दोनों देश जो है भारत और अमेरिका, उनको रक्षा और उससे अलग रक्षा को छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी को संस्थागत समझ को और ज्यादा गहरा करने में इन्वेस्टमेंट करना होगा। संरचनाओं संस्थानों के बारे में जानना, उसके अलावा प्रक्रिया को समझना यानी कि पूरे प्रोसेस को समझ लेना, और बाकी देशों के साथ जो मजबूत संबंध है उसको विकसित करना। तो दोनों देशों के साथ एक दूसरे के साथ जितने भी और ज्यादा संबंध जो बनाएंगे या फिर हमारे जितने भी रिलेशन जैसे भी है यूएस के साथ, उनको और गहरा करने की जो है यहाँ पर जरूरत है, यानी कि जरूरत को दर्शाया गया कि 2026 में ऐसा है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो हमारे एक तरह से दुश्मन देश, जिसमें हम पाकिस्तान, इनको लगातार जो है सपोर्ट करता रहा। तो इसमें अगर हम देखें ना तो यूएस के लिए इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है, या फिर वो पाकिस्तान को हमेशा दबाकर रखना चाहते हैं, इसी वजह से उसको इतना सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान दब भी जाता है। हालांकि भारत ऐसा नहीं है, अगर भारत को कोई दबाने की कोशिश करेगा तो भारत बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो इसी तरह ये इस चीज को यानी कि भारत अमेरिका की साझेदारी मजबूती काफी हद तक इन चीजों पर निर्भर करती है कि किस तरह से उन दोनों के बीच जो राजनीतिक उतार चढ़ाव आते हैं उनको वो कैसे हैंडल करते हैं। इसी तरह अभी जो राजनीतिक हालांकि जो राजनीतिक शिखर सम्मेलन है वो स्थगित हो सकते हैं, जितने भी जो पॉलिटिकल समिट्स होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच उनको जो है पॉज किया जा सकता है। तो इसके अलावा आपसी क्षेत्रों में मिलकर काम करना या फिर दीर्घकालिक समझदारी को बनाकर रखना, तो ये जो है मतलब काफी लंबे समय की चुनौतियां जिनका सामना भारत और अमेरिका दोनों को करना पड़ सकता है अगर इन दोनों देशों ने अपने संबंधों को ऐसे ही मतलब कि कायम रखना है। तो इसी वजह से इन दोनों का जो ट्रैक है वो पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका या फिर ट्रंप यूएस से जो चाहे वो करता जाए और हमेशा भारत से कुछ ऐसी उम्मीद करे कि आप उनकी बात मानो या आप ऐसा करो, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि अगर ऐसा होता भी है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है मतलब इस चीज को जो है इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो यूएस है वो सिर्फ खुद को प्रायोरिटी देता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 2 देशों का समिट हो रहा है, किसी 3 देशों का समिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि आप जो है यानी कि दोनों देशों की बातचीत को सुना जाए, दोनों के द्वारा कुछ एफर्ट्स किया जाए। सिर्फ एक कंट्री के द्वारा एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होगा। तो ये बेसिकली एडिटोरियल जो था ये यूएस अमेरिका के जो टाइज है यानी कि उनके जो रिलेशन उनके संबंध उन पर ये बातचीत की गई है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या आ रही है ये न्यूज हमारी है, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू अडानी सेट्स असाइड लेवी ऑन एसईजेड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको लेकर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो है यहां पर क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को राहत दी है। तो एसईजेड बिजली पर लगने वाला जो शुल्क है उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर जो इन पर टैक्स लगता था, शुल्क लगता था, अब उसको जो है राहत यानी कि उनको रद्द कर दिया। मुद्दा क्या था, अडानी पावर के जो मुंद्रा एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसमें एक बड़ा उनका थर्मल पावर प्लांट है हाँ, तो उनका जो है थर्मल पावर प्लांट है और जहां से बिजली जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर और बाहर एक घरेलू बाजार की जो उसकी सप्लाई की जाती है बिजली की, और इस सप्लाई पर जो है टैक्स लगता था उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। विवाद क्या हुआ, जो कस्टम विभाग है उसने क्या दावा किया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो है बाहर मतलब अंदर बाहर जो घरेलू बाजार है उसको बिजली जो भेजी जाती है उस पर कस्टम ड्यूटी लगाया जा सकता है, यानी कि सीमा शुल्क उस पर लग सकता है। तो ये कस्टम विभाग के द्वारा कहा गया था और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, फिर अडानी पावर ने इस पर चुनौती दी। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि 2019 में 2019 में गुजरात हाई कोर्ट ने अडानी पावर की जो याचिका खारिज कर दी और कहा था कि बिजली पर ड्यूटी देनी है, मतलब ड्यूटी जो है वो आपकी देनी बनती है, जिससे कंपनी को राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, यानी कि उसको पहले तो कैंसिल किया। उसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा कि कस्टम एक्ट जो हमारे भारत का कस्टम एक्ट 1962 है उसके तहत एसईजेड में यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डीटीए में जो बिजली सप्लाई की जाती है उस पर सीमा शुल्क लगाने का कोई भी वैधानिक आधार नहीं है, यानी कि उस पर जो है सीमा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि इस तरह का शुल्क जो है वो वैध रूप से लगाया ही नहीं जा सकता। तो इसी वजह से जो अडानी ग्रुप्स हैं उनको ये जो है इनका जो टैक्स पहले मतलब ये लगाया गया उसको कैंसिल कर दिया, कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा जो पैसा इनसे पहले लिया गया था अब वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी उनसे कस्टम ड्यूटी पहले अडानी पावर से ली गई थी, यानी कि जो उनसे जितना भी रुपया लिया गया था अब उनको वापस दे दिया जाएगा। तो इसी तरह ये जो है ये 8 वीक के अंदर उनको जो है ये रिफंड करना होगा, यानी कि 2 मंथ्स के बीच बीच, ठीक है। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फैसला है 2010 के बाद जितने भी चले आ रहे विवाद उसको खत्म करता है। इसके अलावा यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से निर्णायक जो है एक तरह से उनका फैसला आ चुका है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसके अंदर अगर आप डीटीओ को बिजली जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो आपको जो कस्टम ड्यूटी इस पर नहीं लगेगी, यानी कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई कंपनी ऐसा कुछ करती है तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है? यूएस वॉन्ट गवर्न वेनेजुएला बट विल प्रेस फॉर चेंजेस थ्रू एम्बार्गो। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा, लेकिन प्रतिबंधों के माध्यम से बदलाव लाने के लिए दबाव डालेगा। यानी कि ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वेनेजुएला पर जो है अमेरिका शासन करेगा। हालांकि अभी जो है अमेरिका उसकी कंपनियां जो है वो उस पर यानी कि वेनेजुएला में जितने भी जो ऑयल के जहाँ वहां पर रिजर्वायर है तो उस पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक तरह से प्रतिबंध लगाए जाएंगे वेनेजुएला पर, अब उसके माध्यम से जो अमेरिका वहां पर जो है एक तरह से वहां पर जो है शासन कर सकता है। तो ऐसा मतलब कि अमेरिका के द्वारा लगातार हम देख रहे हैं कि कभी किस कंट्री पर कभी किस देश को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब देखिए हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने सरकार ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया। लंबे समय से वो देश चला रहे थे, लंबे समय से वो नेता रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका वेनेजुएला के संबंधों को और ज्यादा यहाँ पर बिगड़ता हुआ हम देख सकते हैं। उन पर क्या आरोप लगाए गए थे कि ये ड्रग तस्करी कर रहे हैं। राजनीतिक मतभेदों को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। अब देखिए अमेरिका का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका क्या कहता है कि हम वेनेजुएला पर शासन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हम मान ही नहीं सकते कि ट्रंप ने कभी किसी कंट्री पर अटैक किया हो और उस पर शासन करने की कोशिश ना की। अगर ऐसा नहीं था तो फिर अटैक ही क्यों करते? हमें साफ साफ पता है, हम इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ट्रंप जो है वो अपनी मर्जी से जो है सब कुछ कर रहे हैं। तो एक रणनीति के रूप में वो तेल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, नाकाबंदी वगैरह लगाएंगे। इससे क्या होगा, राजनीतिक संबंध उनके और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप और रूबियो की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जो है वो अस्थायी रूप से वेनेजुएला को चलाएगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका वहां पर नियंत्रण या फिर प्रशासन चला सकता है। लेकिन रूबियो ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होगा, दिन प्रतिदिन का वे शासन नहीं चलाएंगे, सिर्फ तेल नियंत्रण और आर्थिक प्रतिबंधों से दबाएंगे। यानी कि दो अलग अलग यहाँ पर मैसेज दिए जा रहे हैं। तो इसमें हमें साफ साफ पता है कि होता क्या है, जो ट्रंप चाहता है या फिर जो अमेरिका चाहता है वही होता है। तो अब इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है, कुछ देश जो है नेताओं ने अमेरिका के इसके कदम की काफी आलोचना की है। जो अमेरिका है यानी कि वो लगातार किसी न किसी देश को निशाना बनाता रहता है, तो ये चीज उसके लिए सही नहीं है अमेरिका के लिए। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि जो अमेरिका है, इस तरह हम मान सकते हैं कि जो अमेरिका है वो अब और भी देशों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आगे जो है रणनीति हमें लगातार जो अपडेट्स हम न्यूज में देखते रहते हैं कि हमें मिलती रहती है कि कभी किस देश की तरफ उसका झुकाव है, कभी किस देश की तरफ। तो अमेरिका का रुख ऐसा है कि अगर वो चाहे तो एक बार में सभी देशों पर अपना कंट्रोल बनाए, और स्पेशली जहां पर ट्रंप को फायदा होता है या फिर यूएस को फायदा होने वाला है तो सबसे पहले वो उस देश की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब हम देखते हैं, हमने आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आए। पाकिस्तान बैक्ड द क्लेम ऑफ विच कंट्री प्लेड अ रोल इन डिफ्यूजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि अब पाकिस्तान ने किस देश को एक तरह से क्रेडिट दिया है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण रोल किस कंट्री ने निभाया। तो पाकिस्तान ने कुछ ऐसा बयान दिया, स्टेटमेंट दिया। इसमें ऑप्शन है श्रीलंका, रशिया, चाइना, यूएस। तो आपने बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आपको कल इसका जो आंसर है मिल जाएगा इसी चैनल पर। यहाँ पर जो है द हिंदू का सेशन डेली रहता है। तो मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।